Hello everyone, welcome to all. Today we will discuss about organic compounds. Organic compounds, organic केमिस्ट्री का थीम है, इसी से ही हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनको समझने के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए। पहला, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कितने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा, इनकी IUPAC। तो हम आज से एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन और IUPAC से रिलेटेड है, जिसमें आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे और नेक्स्ट हमारे IUPAC की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिनको 7 लेक्चर सीरीज में हम आगे, मतलब इंक्लूडिंग आज की हम 8 लेक्चर्स होंगे और हम टोटल इसमें हम पूरी IUPAC और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम केवल बात करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या इनकी नेचर है, कैसे इनको क्लासिफाई किया जाता है। क्योंकि हम डायरेक्ट जब भी IUPAC पढ़ना शुरू करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। किसी भी स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट IUPAC तैयार करना या पढ़ना वो बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि हम किसी भी, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स या किसी की भी क्लास का स्टडी करते हैं तो पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया है कि भाई ये कॉर्डेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स हैं, इस तरीके से। तो पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन तो देख लें, कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या सबके लिए एक जैसे रूल लगते हैं? नहीं, सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। कहीं रूल्स में चेंजेस होता है, बेसिक फंडामेंटल तो सेम है, लेकिन सबके लिए रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो हम पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके बाद IUPAC पे चलेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मींस हम कह सकते हैं कोई भी दुनिया का वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मीन्स few other elements like nitrogen, sulfur, oxygen, halogens, etc. कार्बन हाइड्रोजन तो बेसिक है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें आपके हाइड्रोजन कार्बन होने ही चाहिए और साथ में कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या इसके अलावा यूरिया, बेंजीन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें ये कंसेप्ट काम नहीं करता। आप कहें सर कैसे? जैसे हाइड्राजीन, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसीलिए ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? डेरिवेटिव्स। ये कहां पर आएंगे? डेरिवेटिव, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन की, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही आएगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, क्या केवल हाइड्रोकार्बन होना कंपलसरी है? क्या खाली कार्बन के कंपाउंड्स नहीं? कई हाई स्कूल की किताबों में कई जगह लिखा रहता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है। हाई स्कूल के बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर ये डेफिनेशन इनकरेक्ट है। जैसे हम बात कर लेते हैं कार्बोनेट, साइनाइड आयन, ये सब आपके इनऑर्गेनिक के पार्ट हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं होंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं होंगे, जबकि इसमें कार्बन है। ठीक है ना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए हम बेसिक डेफिनेशन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। उनकी नेचर के बारे में भी हम देखते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या ज्योमेट्री, कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या इंटरमीडिएट बनेगा।
और किस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं, क्या हिस्ट्री थी, कैसे ये आए। सबसे पहले मैं बात करूंगा वाइटल फोर्स थ्योरी पर। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको बायो फोर्स थ्योरी भी कहते हैं। ये क्या है? बायो फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स, वाइटल मान होता लिविंग, फोर्स माने ताकत, मतलब वो कोई ऐसा दुनिया की ताकत जो लिविंग बीइंग से मिलती हो, ठीक है ना, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये सबसे पहले 1808 में बर्जीलियस ने दी थी। ये किसने दी थी? ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको क्या दिया था? 1808 में वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस समय तक, वो सब क्या होते हैं? लिविंग बीइंग से ऑब्टेन होते हैं। कोई भी हम नॉन लिविंग से या उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर ऑब्टेन ओनली फ्रॉम नेचर, ठीक है ना। ऑल ऑर्गेनिक, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वह ऑब्टेन ओनली फ्रॉम नेचर या लिविंग बीइंग्स। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। किसने कहा था? ये बर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था? 1808 में। अब इसके बाद इन्हीं के स्टूडेंट थे, बाद में आए वोलर साहब। मतलब इस वक्त तक जब बर्जीलियस साहब थे तब तक कहते थे कि जैसे हमें शुगर मिल गया शुगर केन से, ठीक है ना, हमें यूरिया मिल गया यूरिन से, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड थे केवल लिविंग बीइंग से। तो किसी ने गौर भी नहीं करा कि सिंथेसाइज करने की कोशिश नहीं करी उस तब तक। भाई हम मान के बैठ गए कि बर्जीलियस साहब ने कह दिया तो केवल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करेंगे, कहीं भी आर्टिफिशियल सिंथेसाइज नहीं करेंगे, इसलिए लैब में कभी प्रयास ही नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं के स्टूडेंट वोलर साहब, ऐसा मेरा परसेप्शन है, ऐसा कुछ हुआ होगा। वोलर साहब, ठीक है, एक बार शायद इन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्होंने लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करने की कोशिश करी। क्या बनाना चाहते थे वो? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कंपाउंड बनाना चाहते थे? अमोनियम साइनेट। कोशिश उनकी क्या थी? अमोनियम साइनेट बनाने की, ठीक है। कौन? वोलर। इसको हम वोलर सिंथेसिस भी कहते हैं। वोलर सिंथेसिस क्या कहते हैं? वोलर सिंथेसिस में हम मतलब वोलर साहब बर्जीलियस के स्टूडेंट थे, शायद एक बार लैब में कुछ काम कर रहे थे जिसमें क्या बनाना चाहते थे? ये बनाना चाहते थे अमोनियम साइनेट। ठीक है जी। अब बना किससे रहे थे? अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट से। किससे बनाने की कोशिश कर रहे थे? ये पोटेशियम साइनेट है, पोटेशियम साइनेट, और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। इनको मिला के इन्होंने ये वेल नोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे। मतलब अभी तक केवल क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि भैया ये हम लेबोरेटरी में क्या चीज सिंथेसाइज कर सकते हैं? केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये भी यही प्रयास कर रहे थे। अब काम करते करते रिएक्शन के दौरान जब इन्होंने बनाने की कोशिश करी, अब प्रोडक्ट जो उनका बना उसको टेस्टिंग के लिए भेजा, तब उनका प्रोडक्ट जो आया वो आया यूरिया। इन्होंने कई बार उसको चेक करा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन हर बार रिएक्शन कराएं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक बनाने के लिए अमोनियम साइनेट, मिले क्या प्रोडक्ट? यूरिया। बड़े कंफ्यूज। फिर उनका दिमाग गया कि भाई शायद ये कुछ ना कुछ इसके स्ट्रक्चर में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस है। उन्होंने प्योर अमोनियम साइनेट लिया जी और इसको थोड़ा हीट करा और देखा कि रीअरेंज हो गया ये, और हमें क्या मिल गया? हमें क्या मिल गया? यूरिया मिल गया। मींस ये एक्सीडेंटली वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते बनाते क्या बना बैठे? यूरिया। तो ये पहली क्रांति थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। इसके लिए वो
यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज, तो आपका आंसर क्या होता है? यूरिया। अगर आप देखिए यहां पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आते हैं, ये आईआईटी नीट के एग्जाम से लेकर आपके नेट गेट कहीं पर भी पूछा जा सकता है, जैम में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज, ठीक है ना, वाज, तब आंसर क्या होगा? यूरिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें ऐड कर दिया जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वाज, अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है वो आपका किससे सिंथेसाइज हुआ है? इसकी एलिमेंट से सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं? तब वो यूरिया नहीं है, तब वो क्या है? एसिटिक एसिड है। और किसने किया था? कोलबे ने किया था। अगर जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब से, ये तो किससे बना था? ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अमोनियम साइनाइड भी क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। यूरिया ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना था। क्वेश्चन क्या आ सकता है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स वाज, तब आपका आंसर क्या होगा? एसिटिक एसिड। इस चीज को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो सिलेक्शन का बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर के पार कराने वाले क्वेश्चन, ये इस तरह से पूछने का तरीका है, ठीक है। और किस साइंटिस्ट ने किया था? इसको कोलबे ने। तो ये इस तरह से इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब बात कर लेते हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं भाई, फिर क्लासिफिकेशन देख लेंगे, तब हमें आईयूपीएसी समझ में आएगी कि भैया आईयूपीएसी कैसे यूज करनी है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, जो जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 कि ये कैटिनेशन शो करते हैं, दे शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। दूसरी टेट्रावैलेंसी, थर्ड, पहले कैटिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कैटिनेशन के बारे में बात करते हुए हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, ये सबसे ज्यादा मिलने वाली टेंडेंसी होती है किसमें? कार्बन की। कैटिनेशन को डिफाइन करते हैं सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी की फॉर्म में, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, आपस में जुड़ने की क्षमता, विच इज, अब यहीं पे मैं लिख भी देता हूं, विच इज मैक्सिमम इन केस ऑफ कार्बन, विच इज मैक्सिमम इन केस ऑफ कार्बन। भाई अब कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? और एलिमेंट में नहीं होती? बिल्कुल होती है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन में होती है। अदर एलिमेंट कौन से हैं? सिलिकॉन में है, सिलिकॉन आपस में बॉन्ड बनाते चले जाते हैं। ऑक्सीजन में है, आपने ओजोन देखा है, O2 देखा है, ठीक है, नाइट्रोजन में कम मिलती है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं। पहली चीज है बॉन्ड एनर्जी, नंबर 1। ये रीजन बता रहा हूं किसके, कि जो कैटिनेशन पावर होती है वो मैक्सिमम कार्बन में क्यों होती है? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी,
सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? कार्बन कार्बन बॉन्ड की। नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं अभी हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम मेटल्स या सॉल्ट में नहीं जाएंगे, हम केवल किसकी बात कर रहे हैं इस टाइम? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो जो नॉन मेटल में बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत किसका होता है? कार्बन कार्बन का। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 2 क्या है कि भाई ये टेट्रावेलेंसी रखता है, वो तो हम यहां पे भी अभी पढ़ेंगे। भाई एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। अब जरा देखिए, ऑक्सीजन बना सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक साथ 2 बॉन्ड बनाता है, 6 ग्रुप का मेंबर है, और ये 4th ग्रुप का मेंबर है। तो वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 और चाहिए इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन के पास कितना है? क्या है इसके ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसको 2 चाहिए तो 2 ही बॉन्ड। सिलिकॉन जरूर 4 बनाता है, लेकिन सिलिकॉन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका साइज बड़ा है। तो 3rd पॉइंट हो गया स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज से क्या फायदा है? जब स्मॉल साइज होगा सेंटर में, तो जो दूसरे एटम पास में आएंगे तो उससे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज, ठीक है ना, कार्बन क्या करता है? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है। सिलिकॉन का साइज सिलिकॉन कहां आता है? कार्बन से नीचे आता है, साइज बड़ा है। साइज क्या है इसका? लार्ज है। ठीक है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। ठीक है ना, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा स्मॉल साइज से। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन जाती हैं, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है जी। डायमंड इसी की वजह से बनता है। डायमंड का स्ट्रक्चर क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो मोस्ट स्टेबल होता है डायमंड। तो ये थे कैटिनेशन के रीजन, 3 रीजन बहुत पूछे जाते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहली चीज आ गई कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, जो जिसकी वजह से लंबी लंबी कार्बन की चेन्स बन जाती हैं, स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाते हैं। दूसरा है टेट्रावेलेंसी की, भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 बॉन्ड। अब इस 4 बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज ये मैं आपको सिखाता हूं। यूजुअली हम एक ये स्ट्रक्चर देखते हैं किताबों में, एक ये देखते हैं, और एक ये वेज रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कुछ इस तरीके से, डार्क लाइन, एक डॉटेड लाइन। ठीक है ना, ये 3 स्ट्रक्चर देखते हैं। मेरा जरा इस तरीके से टेट्रावेलेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं, मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको बताऊंगा। हो सकता है आपके लिए पहली बार हो, तो जरा इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, आप जैसे आप सपोज कर सकते हैं, कोई एक जिस रूम में आप लोग बैठे हो, सपोज करिए ये कमरा है जिस कमरे में हम लोग हैं, इसको एक क्यूब मान ले, परफेक्ट क्यूब। कैसा है? ये एक परफेक्ट क्यूब है। ये एक परफेक्ट क्यूब। इस क्यूब को गौर से देखेंगे, जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं उसको अगर क्यूब मानते हुए सपोज करते हैं, उस वक्त आपको ये दिखाई देगा। अब इस क्यूब के सेंटर पे एक कार्बन आप अटैच करते हैं। ठीक है, अब क्यूब की कोई भी दो फेसेस ले ले, एनी टू अपोजिट फेसेस। ठीक है ना, आप ऊपर नीचे वाली ले सकते हैं, राइट लेफ्ट वाली ले सकते हैं, और आगे और पीछे वाली ले सकते हैं। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस ले सकते हैं। चूज एनी 2 अपोजिट फेसेस। ठीक है ना, अब हमने सपोज किया कि ऊपर नीचे वाली ले ली या राइट साइड, कहीं हमने अभी फिलहाल ऊपर नीचे वाली कंसीडर करते हैं। एक रूफ ले ली, एक फ्लोर ले लिया। अब इसके किसी भी एक डायगोनल पर क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है, क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है? 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, 4th ग्रुप का मेंबर है। ठीक है ना, 4th ग्रुप का मेंबर होता है, तो 4 होते हैं, तो 4 दूसरे से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। आपने कहा सर हमने इस डायगोनल पे 2 एटम लगा दिए जो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, जो आपने फेज लिया था जस्ट उसका अपोजिट वाला लेना है। अपोजिट वाला लिया, जो उसका डायगोनल था जहां ऊपर लगाया था वो नहीं, उसके बचे हुए डायगोनल पर आपने 2 एटम प्लेस कर देने हैं। देखो, एक तो ये जहां से ऊपर से आया ये था डायगोनल, यहां पे लगा था, ये वाला ये मैच कर रहा है, इसको नहीं टच करना। हमें कहां पर लेना है? जो ये बचा हुआ डायगोनल था, यहां से लेकर इस सेंटर को मिला देना है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये जो एंगल आता है वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट। दिस एंगल इज कॉल्ड 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये आप याद रखिएगा, ये बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, बुक्स में इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है? 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, इसको ऐसे लर्न करना है। 2 बॉन्ड एक प्लेन में, 2 बॉन्ड एक प्लेन में। ठीक है ना, हम इसको इस तरीके से कुछ देख सकते हैं।
ये देखिए कि आपके ये दो बॉन्ड एक प्लेन में और ये दो बॉन्ड एक प्लेन में, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, ठीक है नहीं। और इसको अगर ऐसे कर देंगे तो हमें दिखाई देगा 3 बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर, 3 बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड ऊपर, ठीक है। तो ये हाथ को रोटेशन देना है, 2 बॉन्ड ऐसे 2 बॉन्ड ऐसे, अगर गौर से आप देखेंगे 2 बॉन्ड ऐसे 2 बॉन्ड ऐसे। तो इन चीज को आपको ध्यान रखना है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। इस तो हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई और तीसरी होती है थर्ड, होमोलोगस सीरीज। थर्ड प्रॉपर्टी शो करता है और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कोई भी कंसेक्यूटिव, ये बेसिकली बेसिकली एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द्वारा शो करी जाती है, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस प्रॉपर्टी होती है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेसिकली एल्केन्स। तो इसका क्या है कि जैसे आपने कहा सर ये पेंटेन है, ये पेंटेन है। अब पेंटेन के बाद कोई भी आप एक CH2 बीच में कहीं पर ऐड कर दे, बीच में कहीं पर भी एक CH2 ग्रुप को ऐड कर दे, सपोज करिए हमने यहां इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया हेक्सेन। और एक कहीं और ऐड कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, हेप्टेन। तो सीरीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना, इन विच टू कंसेक्यूटिव, जो अगल बगल वाले जो एडजेसेंट प्लेस्ड कंपाउंड्स हैं, विच आर डिफर विद ईच अदर ओनली बाय 1 CH2 ग्रुप, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मतलब कोई भी दुनिया के डिफरेंट कंपाउंड्स की वो एक सीरीज जिसमें किसी भी 2 एडजेसेंट प्लेस कंपाउंड्स के बीच में केवल किसका डिफरेंस आता है, 1 CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ये हमने आज अपने तीनों मेन प्रॉपर्टी जो इसकी होती है, जो जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बच्चे जब 11th क्लास की बुक्स खोलते हैं तब उसमें देखने को मिलती है। 3 प्रॉपर्टी हमने बात कर ली है, जिसमें कैटिनेशन, और कैटिनेशन किस चीज पर डिपेंड करता है ये भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे मेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो क्लासिफिकेशन से ही हम IUPAC सीख सकते हैं। जब भी जो बच्चा बिना क्लासिफिकेशन सीखे IUPAC पढ़ता है तो उसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं जरूर गड़बड़ रहता है। वो मेन IIT के एग्जाम में, चाहे जैम हो चाहे नेट का एग्जाम हो, उसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है। जब हम क्लासिफिकेशन के थ्रू जाते हैं, आप कोई से भी एग्जाम में कहीं पर भी IUPAC का क्वेश्चन आएगा, कभी भी वो गलत नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स initially classified into 2 classes. One is acyclic, और इसी को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं साइक्लिक। ओपन चेन कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 क्लासेस में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के एग्जाम्पल है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। और आपके अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं वो फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई होते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्कीन इथीन, इथाइन एल्काइंस का एग्जाम्पल, इथीन, इथाइन, ठीक है ना। इसके अलावा और प्रोपीन, प्रोपाइन एक्सेट्रा। ये प्रोपाइन, ये प्रोपीन, ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड, ठीक है। तो जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हमें पहले पढ़नी है एक जनरल, फर्स्ट होता है, यही मैं साथ साथ बताता चलता हूं कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर करना शुरू कर दिया, उससे सब गड़बड़ हो जाती है। पहले एक होती है जनरल नॉमेनक्लेचर फॉर जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर किसके लिए, फॉर जनरल GOC, जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ठीक है, जैसे एल्केन के लिए हो गया, ठीक है। सेकंड आएगी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके लिए ये सेकंड टाइप बनेगा आपका, ये फर्स्ट। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो मैटर नहीं करता, हो सकता है इसमें फंक्शनल ग्रुप हो सकता है इनमें भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो रूल सबके लिए कॉमन होंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए कुछ छोटे से रूल्स, कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, वो इनसे अलग होता है और इन्हें आपस में भी फर्क आता है, तो जिसके लिए इनके हमें वो रूल्स पे फोकस करना होगा। तो एक नॉमेनक्लेचर का रूल किसके लिए चलेगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए। तो पहली तो चीज ये दो आपको क्लियर करनी चाहिए, इनके रूल्स और इनके रूल्स में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। भाई साइक्लिक भी दो तरह से होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब मुझे ये पोर्शन रब करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया है कि भाई जो एसाइक्लिक पार्ट है वो इस तरीके से होता है। तो मैं एल्केन एल्कीन ये यहां तक पार्ट रब कर देता हूं और आगे हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। जो होमोसाइक्लिक होता है इसको फर्दर हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सेम हेट्रो को भी 2 में डिवाइड करेंगे। होमोसाइक्लिक 2 क्लास में जाता है। एलिसाइक्लिक यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक में बच्चे बीएससी एमएससी तक आते आते कंफ्यूज रहते हैं, पूछते हैं एलिसाइक्लिक की डेफिनेशन, बताते हैं एसाइक्लिक की डेफिनेशन है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस चीज को इसलिए मैंने अभी इंपॉर्टेंट कर दिया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, मैं अभी बताता हूं तो आप याद रखिएगा। दूसरा होता है एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक क्या होते हैं कि सर एलिसाइक्लिक भी क्या होते हैं, कई क्लास में डिवाइड रहते हैं, जैसे मोनोसाइक्लिक एक रिंग वाले, अभी बात करते हैं, बाइसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक, एक ही साथ पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। मोनोसाइक्लिक और आपके बाइसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक। बाइसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक में फिर से 3 क्लास डिवाइड हो जाते हैं कि भाई वो फ्यूज रिंग के हैं, फ्यूज्ड हैं, ध्यान रखिएगा वो क्या है, फ्यूज तो नहीं है। अभी बताता हूं फ्यूज का मतलब है जब 2 दीवार आपस में जुड़ जाती हैं। स्ट्रक्चर देखते चलिए जिससे मन में ये फ्यूज, 2 रिंग जब आपस में 2 एटम से जुड़ी होती हैं, ये पूरी की पूरी दीवार एक तरीके से, इनको बोलते हैं फ्यूज रिंग। एक होते हैं ब्रिज, ब्रिज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये बाइसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक में मिलेगा। आप कहेंगे सर ब्रिज कैसे, कुछ इस तरीके से, ये ब्रिज वाले, ठीक है, ये हम बात करेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। और थर्ड आते हैं स्पाइरेन, ठीक है ना, या स्पायरो कंपाउंड्स, स्पाइरेन बल्कि इनको स्पायरो बोलना चाहिए, स्पायरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब आप कहेंगे स्पायरो क्या है, कुछ इस तरीके से जिसमें 2 रिंग एक कार्बन से जुड़े हों। ये देखिए बीच में कार्बन, ये मैंने बीच में कार्बन बनाया है, अभी इनके स्ट्रक्चर के साथ हम देखते हैं जब एग्जाम्पल बात करेंगे। ये स्पायरो कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओपन चेन, तो हमने देख लिया। साइक्लिक का मतलब होता है वो दुनिया के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है कि भाई आपके क्या होंगे कि जिसमें एक रिंग होगा, कम से कम एक रिंग होगा, वो साइक्लिक। अब वो रिंग होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक में एक जैसे, होमो माने समान, हेट्रो माने मतलब इसमें जो रिंग होगा वो केवल कार्बन का बना होगा। रिंग इज मेड अप बाय ओनली कार्बन एटम्स। हेट्रो में कार्बन के अलावा एक हेट्रो एटम, नाइट्रोजन सल्फर या ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन या सल्फर, 1 हेट्रो एटम। जो रिंग में साथ में क्या होगा, रिंग में कार्बन के साथ क्या एक होगा, हेट्रो एटम होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है, सेम एलिसाइक्लिक यहां पर भी इस तरीके से आएंगे, जैसा ये क्लासिफिकेशन किया है ऐसे ये चलेगा। एरोमेटिक को और हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एरोमेटिक आपके बेसिकली 2 तरह से होते हैं, एक बेंजीनॉइड और एक नॉन बेंजीनॉइड। और नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई 2 तरीके से तो हमने नॉमेनक्लेचर वहां देखी, अब इनके एग्जाम्पल के साथ साथ एग्जाम्पल भी मैं आपको देता चलूंगा, ठीक है। हमने पहले कहा एलिसाइक्लिक, की ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एलिसाइक्लिक माने सच कार्बोसाइक्लिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के साइक्लिक, ठीक है ना, कार्बन के साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, सच कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कह दीजिए, सच कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बन के रिंग वाले स्ट्रक्चर, ठीक है ना, रिजेंबल देयर ऑल प्रॉपर्टी विद एसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब दिखने में तो रिंग जैसे हैं लेकिन बिहेव कैसे करते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स के जरिए। सच कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड विच बिहेव लाइक ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड लाइन ऊपर आ गई है, ठीक है ना, आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल, जैसे मोनोसाइक्लिक का एग्जाम्पल लेता हूं, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। अब इनकी नॉमेनक्लेचर के लिए अलग रूल चलता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है ना। ये आपका फ्यूज रिंग आ गया, ठीक है जी। इस फ्यूज रिंग में आपको कैसे दिया जाता है, दो, ये बाईसाइक्लो वर्ड यूज कर दिया जाता है, बाईसाइक्लो, और जो रिंग में कार्बन है 1 2 3 4, ठीक है ना, और यहां पे कितने हैं 1 2 3 4, आपके 4 हैं दोनों में, 4 into 4, और आपके टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 4, तो यानी कि 8 और 2 10 ऑक्टेन डेकेन, ठीक है ना, बाईसाइक्लो 4 into 4 डेकेन। ये आपका फ्यूज रिंग का आ गया। ऐसे ही बाईसाइक्ल ब्रिज वाले होते हैं, स्पाइरो वाले होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 2 आएंगे, 2 and 2, यानी बाईसाइक्लो, ये कितना बन जाएगा, बाईसाइक्लो 2 into 2 पेंटेन, ठीक है ना, बाईसाइक्लो 2,2 पेंटेन। इनके लिए थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा फिर अंतर है, नॉर्मल एलिसाइक्लिक जो मोनोसाइक्लिक होते हैं उनसे। तो एक थर्ड टाइप ये बनेगा और फोर्थ टाइप IUPAC का ये बनेगा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइप एल्केन का, सेकंड टाइप अनसैचुरेटेड का, थर्ड एलिसाइक्लिक में मोनोसाइक्लिक का, फोर्थ आपका क्या हो गया जो बाईसाइक्लिक या पॉलीसाइक्लिक्स हैं, ठीक है। और आपका फिफ्थ आ गया एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर। एरोमेटिक में तो बेंजीन आप जानते ही हैं, कोई भी वो दुनिया का ऐसा बेंजीन कंपाउंड जो क्या होता है जिसमें बेंजीन रिंग हो कम से कम, बेंजीन, नेफ्थलीन एक्सेट्रा, ठीक है ना, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। यहां पे मैं ऊपर बना देता हूं, ठीक है, ये मैंने आपको बना दिया क्या, नेफ्थलीन, फिर एंथ्रासीन। नॉन बेंजोनाइड क्या होते हैं, नॉन बेंजोनाइड का मतलब होता है जिनमें बेंजीन ना हो बट वो क्या हो आपके एरोमेटिक हो, जैसे एजुलिन होता है, ठीक है ना। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तब इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। आज जगह की जरा कमी है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। एजुलिन नॉन बेंजोनाइड का एग्जाम्पल हो गया, एरोमेटिक तो है लेकिन क्या है, बेंजीन रिंग नहीं है इसके अंदर, बड़े मतलब इसमें 7 कार्बन 8 कार्बन 10 कार्बन तक होते हैं, वो सारे नॉन बेंजोनाइड में आ जाते हैं। अब इनके अगर रिंग के अंदर कहीं पर हेट्रोएटम आ जाए तो वो एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने इसमें बना दिया है पिपरिडीन, और इसका एरोमेटिक बनाना चाहें तो ये पायरिडीन, ये लीजिए यहां पे हाइड्रोजन नॉट लगेगा, ठीक है रे। ये पिपरिडीन है, ये क्या बन गया आपका पायरिडीन बन गया, ठीक है जी। तो ये हेट्रोसाइक्लिक में सेम ऐसी क्लासिफिकेशन चलेगा। तो आपका क्या हो गया, ये आपका थर्ड, ये आपकी फोर्थ, एरोमेटिक की फिफ्थ, और ये आपकी 6। और हेट्रोसाइक्लिक के लिए आप अलग से ही, आप पूरी नॉमेनक्लेचर अलग से ही हम करेंगे पूरी हेट्रोसाइक्लिक के लिए। तो हम कम से कम 6 क्लासेस में IUPAC पढ़ते हैं, ना कि केवल 1 या 2 क्लास में, कि एक जनरल रूल पढ़ लिया और उससे ही IUPAC पूरी की पूरी रट ली। बिल्कुल गलत है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल मैथ्स के फार्मूलों की तरीके से है। आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन IUPAC का गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट IUPAC के फंडामेंटल रूल से स्टार्ट करेंगे और ये पूरी सीरीज में कंप्लीट कर देंगे IUPAC, ठीक है। दिस इज ऑल। और आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो बच्चे मेरे चैनल के लिए नए हैं वो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।